हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज हिमांशु गौतम। तो कल हमने अपने कोशिका चैप्टर के पेज नंबर 5 की एनसीईआरटी बुक से रीडिंग कर ली थी। और मैं आशा करता हूँ आप सभी ने, जो मैंने आपको पेज नंबर 5 की एनसीईआरटी बुक की रीडिंग कराई थी, उसके ऊपर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली होगी। यानी कि जो मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन दिए थे वो आप सभी ने लगा लिए होंगे। यानी कि उनकी प्रैक्टिस कर ली होगी उन एमसीक्यू को लगाकर। और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कोशिका चैप्टर के पेज नंबर 6 की एनसीईआरटी बुक की रीडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखो, कल हमने कोशिका चैप्टर का राजधानी टॉपिक अपना पूरा कंप्लीट कर लिया था एनसीईआरटी बुक से। और आज हम पढ़ेंगे सूत्रकणिका, जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। तो हमारा टॉपिक आता है सूत्रकणिका, जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। सूत्रकणिका को जब तक विशेष रूप से अभिरंजित नहीं किया जाता तब तक सूक्ष्मदर्शी द्वारा आसानी से नहीं देखा जा सकता। यानी कि जब तक हम अपने माइक्रोकॉन्ड्रिया को अभिरंजित नहीं करेंगे, उसे हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आसानी से नहीं देख सकते। यानी कि अगर हमें माइक्रोकॉन्ड्रिया को देखना है तो उसे अभिरंजित करना ही हमें पड़ेगा। प्रत्येक कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या भिन्न भिन्न होती है। यानी कि हमारी कोशिकाओं में माइक्रोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है वो कैसी होती है, अलग अलग होती है। किसी कोशिका में माइक्रोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होगी और किसी कोशिका में माइक्रोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होगी, कम होगी। यह उसकी कार्य की सक्रियता पर निर्भर करता है। यानी कि ये किस पर निर्भर करता है, जो हमारे माइक्रोकॉन्ड्रिया की कार्य की ऊर्जा होती है इसमें उस पर निर्भर करता है। यानी कि उस कोशिका में माइक्रोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होनी चाहिए या फिर उस कोशिका में माइक्रोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होनी चाहिए। अब देखो, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी जीभ का क्या हो रहा है, ज्यादा यूज हो रहा है। तो जो हमारी जीभ की जो कोशिका होंगी इनमें क्या होगी, हमारे माइक्रोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत अधिक होगी। और जो देखो, जैसे ये हमारे कान की जो कोशिका होंगी इनमें क्या होगी, हमारी माइक्रोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत कम होगी। क्योंकि जो हमारे कान की कोशिका होंगी इनका कोई ज्यादा यूज हो नहीं दिया है कार्य करने के लिए। तो इसलिए हमारी जो कार्य कोशिका होंगी उनमें माइक्रोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होगी, बहुत कम होगी। यह आकृति व आकार में भिन्न होते हैं। यानी जो हमारे माइक्रोकॉन्ड्रिया होते हैं वो आकृति में भी अलग होते हैं और संरचना में भी अलग होते हैं। वो सॉरी, आकार में भी अलग होते हैं। यह तस्करी नुमा बेलनाकार आकृति की होती है। यानी कि जो हमारा माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है वो किसके आकार का होता है, वो बेलनाकार का होता है। जो 1 से 4.1 माइक्रोमीटर लंबी वह 0.2 से 1 माइक्रोमीटर व्यास की होती है। यानी कि जो हमारा माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है अगर उसकी हम लंबाई की बात करें तो वो कितनी होती है, 1 से 4.1 माइक्रोमीटर की होती है। और हम अगर उसके व्यास की बात करें तो वो कितना होता है, 0.2 से 1 माइक्रोमीटर का होता है। अगर अगर हम इसका क्या निकालें, औसत निकालें, तो ये कितना बैठता है, ये बैठता है औसत इसका 0.5 माइक्रोमीटर बैठता है। सूत्रकणिका एक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है। यानी कि जो हमारा माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है सूत्रकणिका, उसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, वो दूरी झिल्ली की होती है। जिसकी बाहरी झिल्ली व भीतरी झिल्ली इसके अवकाशीय को दो स्पष्ट कक्षाओं में, बाह्य कक्षा में भीतरी कक्षा में विभाजित करती है। यानी कि जो इसकी क्या होती है, बाह्य झिल्ली होती है और जो हमारी क्या होती है, भीतरी झिल्ली होती है। वो इसके अवकाश को दो स्पष्ट झिल्ली कक्षाओं में क्या कर देती है, विभाजित कर देती है। एक को कहते हैं हम बाह्य कक्ष और दूसरे को कहते हैं भीतरी कक्ष। ये किसके द्वारा विभाजित करती है, ये करती है यानी कि इन दोनों झिल्लियों के बीच में जो अवकाश होता है इनके द्वारा ये दो कक्षाओं में विभाजित हो जाते हैं। जिसे एक को कहते हैं बाह्य कक्ष और एक को कहते हैं आंतरिक कक्ष यानी कि भीतरी कक्ष। भीतरी कक्ष जो घने व समांगी पदार्थों से भरा होता है। यानी कि जो हमारा इसका भीतरी कक्ष होता है वो किससे भरा होता है, वो हमारे घने समांगी पदार्थों से भरा हुआ होता है। अधात्री मैट्रिक्स कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम अधात्री या फिर मैट्रिक्स भी कहते हैं। यानी कि इसे हम अधात्री और मैट्रिक्स कहते हैं। बाह्य कला सूत्रकणिका को बाह्य सतह सीमा बनाती है। यानी कि जो हमारी इसकी बाह्य कला होती है वो सूत्रकणिका की क्या बनाती है, बाहर की सीमा बनाती है। यानी कि जैसे हमारा माइक्रोकॉन्ड्रिया होगा उसकी जो बाहर की संरचना होगी वो किससे बनी होगी, वो हमारी बाह्य सतह से बनी हुई होगी। इसकी आंतरिक झिल्ली कई अधात्री की तरफ अंतरावलय बनती है। यानी कि जो इसकी आंतरिक झिल्ली होती है वो कैसी होती है, अंतरावलय होती है। यानी कि ऐसे घूमी घूमी संरचना होती है कुछ इस प्रकार की। इस तरीके से क्या होगी, इसकी आंतरिक वलय होगी यानी कि घूमी हुई संरचना होती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। इसे क्रिस्टी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं या फिर एक वचन क्रिस्टी कहते हैं।
कृष्टि के क्षेत्रफल को बढ़ाती है, यानी कि जो इसकी कृष्टि होती है वो क्या करती है, वो इसके क्षेत्रफल को बढ़ाने का कार्य करती है। यानी कि देखो जैसे ये संरचना बनाई है मैंने, अगर आप इसे पकड़ के खींचो इधर और इसे पकड़ के इधर खींचो तो ये क्या होगी, ये अधिक ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब ये लंबी हो जाएगी तो क्या बढ़ेगा, इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। इसकी दोनों झिल्लियों में इनसे संबंधित विशेष एंजाइम मिलते हैं। यानी कि जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों झिल्ली होती है उनमें क्या मिलते हैं, उनमें इससे संबंधित एंजाइम मिलते हैं जो सूक्ष्म कणिका को कार्य से संबंधित होते हैं। और ये जो एंजाइम होते हैं ये क्या, ये किससे संबंधित होते हैं, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य से संबंधित होते हैं। सूत्र कणिका का वायवीय श्वसन से संबंध होता है। यानी कि जो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका किससे संबंध होता है, इसका वायवीय श्वसन से भी संबंध होता है। इसमें कोशिकीय ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्सर्जित होती है। यानी कि जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा बनती है वो किसके रूप में बनती है, वो एटीपी के रूप में बनती है। इसी कारण सूत्रकणिका को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। यानी कि इसी कारण हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। वो किस लिए कहते हैं कि जो इसमें जो ऊर्जा बनती है वो किसके रूप में बनती है, एटीपी के रूप में बनती है। सूत्रकणिका के अधात्री में एकल वृत्ताकार डीएनए अणु व कुछ आरएनए राइबोसोम 70S तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। यानी कि जो हमारी सूत्रकणिका होती है उसके अधात्री में हमें क्या मिलता है, उसके अधात्री में हमें एकल झिल्ली वृत्ताकार डीएनए मिलता है, वह कुछ आरएनए 70S मिलते हैं। यानी कि आरएनए राइबोसोम हमारे 70S मिलते हैं। और प्रोटीन, और क्या मिलते हैं, प्रोटीन संश्लेषण, ये और मिलते हैं हमारे प्रोटीन जो किसका कार्य करते हैं, इसके संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। सूत्रकणिका विखंडन द्वारा विभाजित होती है। यानी कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो अपनी संख्या किसके द्वारा बढ़ाता है, वो अपनी संख्या विखंडन द्वारा बढ़ाता है। यानी कि विखंडन द्वारा वो होता है विभाजित। अब देखो ये हमारे इसका चित्र दिया गया है, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र दिया गया है। ये क्या हमारी देखो बाह्य झिल्ली है, यानी कि ये वाली क्या हमारी बाह्य झिल्ली, और ये वाली कौन सी है हमारी, ये हमारी आंतरिक झिल्ली। अब देखो इन दोनों झिल्लियों के बीच में हमें क्या दिख रहा है, ये वाला हमें गैप दिख रहा। इसके कारण ये दो परतों में विभाजित हो जाती है, जिसको हम एक बाह्य झिल्ली कहते हैं और दूसरी को हम आंतरिक झिल्ली कहते हैं। यानी कि एक बाह्य होती है और एक हमारी आंतरिक होती है। अब ये क्या हमारी अधात्री है, यानी कि जो हमारी इसकी भीतरी झिल्ली है इसके अंदर क्या है, हमारी अधात्री है। अब ये क्या देखो हमारी घूमी हुई जो संरचना हमें दिखाई दे रही है, ये क्या हमारी, ये हमारी क्रस्टी, ये क्रस्टी क्या करती है, हमारे क्षेत्रफल बढ़ाने का कार्य करती है। अब देखो ये क्या हमारा, ये क्या हमारा अंतरा झिल्ली अवकाश है। यानी कि इस झिल्लियों के बीच का क्या है, अवकाश है। आप एक बार इस डायग्राम को अपनी बुक से भी देख सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक आता है लवक, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लास्टर भी कहते हैं। यानी कि हमारे टॉपिक का क्या नाम है, लवक, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लास्टर भी कहते हैं। लवक सभी पादप कोशिकाओं एवं प्रोटोजोआ जैसे यूग्लिना में मिलते हैं। यानी कि जो हमारे लवक होते हैं वो किस किस में मिलते हैं, वो हमारी किस में मिलते हैं, पादप कोशिका में मिलते हैं, कुछ प्रोटोजोआ जैसे यूग्लिना में मिलते हैं। ये आकार में बड़े होने के कारण सूक्ष्मदर्शी से आसानी से दिखाई पड़ते हैं। यानी कि जो इनका जो आकार होता है वो कैसे होता है, बड़ा होता है, जिसके कारण ये हमें सूक्ष्मदर्शी से आसानी से दिखाई पड़ते हैं। इनमें विशिष्ट प्रकार के वर्णक मिलने के कारण पौधे भिन्न भिन्न रंग के दिखाई पड़ते हैं। यानी कि जो हमारे क्या होते हैं, लवक होते हैं, वो उनमें विशिष्ट प्रकार के वर्णक मिलते हैं, जिसके कारण हमें क्या होता है, जो हमारे पौधे होते हैं वो हमें रंग बिरंगे दिखाई पड़ते हैं। यानी कि जो हमें हमारे जो पौधे होते हैं वो रंग बिरंगे दिखाई पड़ते हैं, वो किसके कारण दिखाई पड़ते हैं, हमें लवक के कारण दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उनमें क्या पाए जाते हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर लवक कई तरह के होते हैं। यानी कि विभिन्न प्रकार के जो हमारे वर्णक है उनके आधार पर जो हमारे लवक होंगे वो क्या होंगे, वो कई प्रकार के होंगे। जैसे हमारा हरित लवक, वर्णीय लवक व अवर्णीय लवक। यानी कि वर्णक हमारे तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक हरित लवक, नंबर दो वर्णीय लवक, नंबर तीन अवर्णीय लवक। अब बात कर लेते हैं हम सबसे पहले हरित लवक के बारे में। हरित लवकों में पर्णहरित वर्णक व कैरोटेनॉइड वर्णक मिलते हैं। यानी कि जो हमारे हरित लवक होते हैं उनमें क्या मिलते हैं, हमारे पर्णहरित वर्णक मिलते हैं और कैरोटेनॉइड वर्णक मिलते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ऊर्जा को संचित रखने का कार्य करते हैं। और वो किसका कार्य करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें जो आवश्यक
ऊर्जा होती है उसको एकत्रित करने का कार्य करते हैं, यानी कि आवश्यक ऊर्जा को संतुलित रखने का कार्य करते हैं। वर्णीय लवकों में वसा, विनय, कैरोटेनॉइड वर्णक जैसे कैरोटीन, थेलोफिल व अन्य दूसरे मिलते हैं। यानी कि जो हमारा वो होता है वर्णीय लवकों में, जो हमारी विनय वसा होती है उसमें कैरोटेनॉइड जो हमारा वर्णक है उसमें क्या मिलेंगे, जैसे हमें कैरोटेनॉइड, थेलोफिल व अन्य दूसरे वर्णक मिलेंगे। इनके कारण पादपों में पीले, नारंगी व लाल रंग दिखाई पड़ते हैं। इनके कारण जो हमारे पादप होते हैं उनमें हमें कैसे रंग दिखाई पड़ते हैं, पीले, नारंगी व लाल रंग दिखाई पड़ते हैं। अवर्णीय लवक विभिन्न आकृति एवं आकार के रंगीन लवक है। यानी कि जो हमारे अवर्णीय लवक है वो कैसे हैं, वो विभिन्न आकृति व आकार के रंगीन वर्णक है, जिनमें खाद्य पदार्थ संचलित रहते हैं। यानी कि जो हमारे अवर्णीय लवक होते हैं उनमें क्या रहते हैं, हमारे खाद्य पदार्थ संचलित रहते हैं, यानी कि खाद्य पदार्थ हमारे भरे हुए रहते हैं। मंडलीय लवक में मंड के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचलित होता है। यानी कि जो हमारा क्या है मंडलीय लवक है उनमें, उसमें जो हमारा मंड होता है वो किसके रूप में संचलित होता है, वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचलित होता है। जैसे आलू तेलीय लवक में तेल व वसा, यानी कि जो हमारा आलू होता है वो क्या करता है, वो तेल, जैसे हमारा तेलीय लवक है उसमें क्या करेगा, तेल व वसा का संचलित करेगा। प्रोटोन लवक में प्रोटीन का भंडार होता है। यानी कि जो हमारा प्रोटीन लवक होता है इसमें किसका भंडार होगा, इसमें हमारे प्रोटीन का भंडार होगा। हरे पौधों में अधिकतर हरित लवक पत्तियों में पर्णमध्य की कोशिकाओं में मिलता है। यानी कि जो हमारे हरे पौधे होते हैं उनमें जो हमारा हरित लवक मिलता है वो कौन सी कोशिकाओं में मिलता है, वो हमारी पर्णमोद्भिद की कोशिकाओं में मिलता है। यानी कि जो हमारा हरित लवक होगा वो कौन सी कोशिकाओं में मिलेगा, पर्णमोद्भिद की कोशिकाओं में मिलेगा। हरित लवक लेंस के आकार का अंडाकार, गोलाकार व चक्रीय व फीते के आकार के अंगक होते हैं। यानी कि जो हमारा हरित लवक होता है वो किसके आकार का होता है, वो हमारे लेंस के आकार का होता है, और जिसमें हमारे अंडाकार, गोलाकार, जिसमें हमारे अंडाकार, गोलाकार, चक्रीय व फीते के आकार के क्या मिलते हैं, अंगक मिलते हैं, जो विभिन्न लंबाई व चौड़ाई के होते हैं। और वो कैसे होते हैं, विभिन्न लंबाई और चौड़ाई के होते हैं। अगर हम उनकी लंबाई की बात करें तो वो कितनी होती है, 5 से 10 माइक्रोमीटर होती है। अगर हम उनकी चौड़ाई की बात करें तो वो कितनी होगी, वो होगी हमारी 2 से 4 माइक्रोमीटर होती है। इनकी संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, यानी कि जो इनकी संख्या होती है वो कैसी होती है, वो अलग अलग हमारी हो सकती है। जैसे प्रत्येक कोशिकाओं में एक केमिनोमाइडोमोनास हरित शैवाल से 20 से 40 प्रति कोशिकाएं हमारी प्रमोद्विक हो सकती है। यानी कि जो हमारी प्रमोद्विक की कोशिकाएं होती हैं वो कितनी होती है, 20 से 40 प्रति होती है। सूत्र कणिका की तरह हरित लवक द्विवीय झिल्ली युक्त होता है। यानी कि जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया 2 सतह से बना हुआ होता है, ऐसे हमारा जो क्या है हरित लवक है वो ही हमारा 2 झिल्ली से बना हुआ होता है। उपरोक्त दो में से इसकी भीतरी लवक झिल्ली अपेक्षाकृत कम पारगम्य होती है। यानी कि जो हमारे हरित लवक की जो भीतरी झिल्ली होती है वो जो हमारी बाहरी झिल्ली है उसकी अपेक्षा कम पारगम्य होती है। हरित लवक के अंत झिल्ली से घिरे हुए भीतरी स्थान को पट्टिका या फिर स्टोमा कहते हैं। यानी कि जो हमारा हरित लवक होता है उसमें जो हमारे अंत झिल्ली तंत्र होते हैं उनके घिरे हुए स्थान को क्या कहते हैं, हम स्टोमा या फिर पट्टिका कहते हैं। पट्टिका में चपटे झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचना संगठित होती है। यानी कि जो हमारी क्या होती है, जो हमारी पट्टिका होती है उसमें झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचना संगठित होती है। यानी कि उसमें हमारी थैली जैसी संरचना इकट्ठी होती है, जिसे थाइलेकोइड कहते हैं। और उस संरचना को हम क्या कहते हैं, उसे हम थाइलेकोइड कहते हैं। थाइलेकोइड सिक्कों के चपटे की भांति ढेर के रूप में मिलते हैं। यानी कि जो हमारे थाइलेकोइड होते हैं वो हमें किसके रूप में मिलते हैं, सिक्कों के रूप में मिलते हैं। यानी कि जैसे हमने सिक्कों के चट्टे लगा दिए हो, देखो जैसे आपको दिख रहा होगा, ये ब्लू से दिखाता हूँ, ये दिख रहा होगा आपको, ये कैसे संरचना दिख रही है हमें, ये हमें दिख रही है जैसे हमने सिक्के के ऊपर सिक्के रख दिए हो। तो इसको ही क्या कहते हैं, हम इसको ही हम थाइलेकोइड कहते हैं। थाइलेकोइड सिक्कों के चट्टों की भांति ढेर के रूप में मिलते हैं। यानी कि देखो जो हमारे थाइलेकोइड होते हैं वो हमें सिक्कों के रूप में ढेर में मिलते हैं। जैसे ये हमें हमें क्या लग रहा है, ये सिक्के के रूप में लग रहे हैं, तो ये क्या होंगे, हमारे थाइलेकोइड होंगे। जिसे गिरेना या
अंतःगिरेना थाइलेकोइड कहते हैं। और इन्हें हम क्या कहेंगे, या तो हमें इन्हें क्या कहते हैं, गिरेना कहते हैं, या अंतःगिरेना थाइलेकोइड भी कहते हैं। इसके अलावा कई चपटी झिल्ली नुमा नलिका जो गिरेना के विभिन्न थाइलेकोइड को जोड़ती है। यानी कि इसके अलावा जैसे ये है, जैसे ये वाली संरचना क्या कर रही है, थाइलेकोइड को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, करती है। तो इसे हम क्या कहेंगे, पट्टिका पटलिकाएं कहते हैं। यानी कि इन्हें हम क्या कहते हैं, पटलिकाएं भी कहते हैं। यानी कि ये होगी हमारी, ये क्या होंगी, ये हमारी पटलिकाएं होंगी, जिन्हें हम पटलिकाएं कहते हैं। थाइलेकोइड की झिल्ली एक निश्चित स्थान को घेरे होती है। यानी कि जो हमारे थाइलेकोइड होते हैं, उनकी झिल्ली क्या होती है, एक निश्चित स्थान को घेरे हुई होती है। यानी कि एक स्थान को वो घेरे हुए रहती है। इसे अवकाशिका कहते हैं। यानी कि उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अवकाशिका कहते हैं। हरित लवक में पट्टिका में बहुत एंजाइम मिलते हैं। यानी कि जो हमारी पट्टिका होती है उसमें क्या मिलते हैं, हमारे बहुत से एंजाइम मिलते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। और जो हमारी पट्टिका में जो एंजाइम मिलते हैं वो किसके लिए आवश्यक होते हैं, वो हमारे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। इसमें छोटे द्विललित वृत्ताकार डीएनए अणु व राइबोसोम मिलते हैं। और इनमें हमारे क्या मिलते हैं, इनमें छोटे द्विललित वृत्ताकार डीएनए मिलता है और अणु व राइबोसोम भी मिलते हैं। हरित लवक थाइलेकोइड में उपस्थित होता है। यानी कि जो हमारा हरित लवक होता है वो किसमें उपस्थित होता है, वो हमारा थाइलेकोइड में उपस्थित होता है। हरित लवक में पाए जाने वाले राइबोसोम 70S कोशिका द्रव्य है। राइबोसोम 80S से छोटे होते हैं। यानी कि जो हमारे हरित लवक में राइबोसोम पाए जाएंगे वो कितने एच के होंगे, वो 70S के होंगे। जो कोशिकीय राइबोसोम 80S से छोटे होते हैं। यानी कि वो 80S राइबोसोम से छोटे होते हैं जो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक आता है राइबोसोम। यानी कि हमारे टॉपिक का नाम है राइबोसोम। जॉर्ज पेडल ने 1953 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा सघन कणिका में संरचना राइबोसोम को सर्वप्रथम देखा। यानी कि जो हमारी राइबोसोम की खोज थी वो किसने की थी, वो की थी हमारे जॉर्ज पेडल ने 1953 में। ये राइबो न्यूक्लियस अम्ल व प्रोटीन के बने और किसी भी झिल्ली से घिरे नहीं रहते। यानी कि जो हमारे राइबोसोम होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो अम्ल व प्रोटीन के बने होते हैं और वो किसी भी झिल्ली से घिरे हुए नहीं रहते। यानी कि किसी भी झिल्ली से घिरे हुए नहीं रहते। यूकारियोटिक राइबोसोम 80 है व प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70 है। यानी कि इस लाइन का कहने का मतलब है, अगर हमारी कोशिका देखो यूकारियोटिक होगी तो उसमें कितने एस राइबोसोम पाए जाएंगे, उसमें 80 एस राइबोसोम पाए जाएंगे। और हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी तो उसमें कितने एस राइबोसोम पाए जाएंगे, उसमें 70 एस राइबोसोम पाए जाएंगे। प्रत्येक राइबोसोम में उप इकाइयां बड़ी व छोटी उप इकाइयां होती है। यानी कि जो हमारे राइबोसोम होते हैं उनमें उप इकाई होती है, एक उप इकाई बड़ी होती है और एक उप इकाई छोटी होती है। यहाँ पर एस अपसारण गुणांक को प्रदर्शित करता है। यानी कि ये जो हमारा एस है ये किसे प्रदर्शित करता है, ये हमारे अपसाधक गुणांक को प्रदर्शित करता है। यह अवरोधक रूप में आकार के घनत्व को व्यक्त करता है। और ये किसका कार्य करता है, ये आकार व घनत्व को व्यक्त करने का कार्य करता है। दोनों 70S व 80S राइबोसोम दो इकाइयों में बने होते हैं। यानी कि जो हमारे 70S राइबोसोम हो या फिर वो हमारा 80S राइबोसोम हो, वो किन इकाइयों से मिलकर बना होगा, वो दो उप इकाइयों से मिलकर बना होगा। एक हमारी उप इकाई देखो, जैसे ये क्या हमारी, जैसे देखो ये है हमारी बड़ी इकाई और ये है हमारी छोटी इकाई। तो अगर देखो हमारे 70S राइबोसोम है तो जो हमारी बड़ी वाली उप इकाई है वो कितने एच की होगी, वो हमारी 50 एच की होगी। और छोटी वाली हमारी कितने एच की होगी, वो हमारी 20 एच की होगी। तो सॉरी, वो हमारी 30 एच की होगी, 20 एच की नहीं। और 50 और 30 मिलकर क्या बनते हैं, हमारे 80 एच। तो अगर जब हमारे 50 और 30 मिलकर क्या बनने, 80 एच प्राप्त हो गए, ये तो 80 एच राइबोसोम हो गया। तो ऐसा नहीं होता, ये हमारा कहलाता है 70 एच राइबोसोम। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर हाँ, जो मैंने आपको ये एनसीईआरटी बुक पढ़ाई है, अगर आप इसी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर जो मैं आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ाता हूँ उसकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे स्पिरिचुअल चैनल पर।